शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अंकारा पर आतंकी हमले के बाद तुर्की की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीरिया के तेल रिफायत में आतंकी ग्रुप का हमला हुआ है। खुर्द आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। तो यह तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं तुर्की की, जहां पर अंकारा पर आतंकी हमले के बाद तुर्की की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। सीरिया के तेल रिफात में आतंकी ग्रुप पर हमला किया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। खुर्द आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। और अगली अहम खबर है, तुर्की की वायुसेना ने इराक और सीरिया में की बमबारी। कुर्दिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के कई ठिकानों पर अटैक हुआ है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुर्दिस्तान के ठिकानों पर तुर्की ने कैसे हवाई हमला किया है कुर्दिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर। और देखिए हवाई हमलों के बीच कैसे चारों तरफ आग लगी हुई है। एक साथ 32 ठिकानों पर हमला किया गया। अंकारा में आतंकवादियों के हमले के बाद तुर्की की यह जवाबी कार्रवाई है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा पर आतंकी हमले के बाद तुर्की बौखला गया है। देर रात तुर्की ने इराक और सीरिया के अंदर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और 32 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। देर रात तुर्की की सर्जिकल स्ट्राइक से इराक और सीरिया में सनसनी फैल गई है। कैसे दहला दिया इराक और सीरिया को तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने तुर्की पर जो आतंकी हमला हुआ, इसका बदला कैसे लिया है तुर्की ने, यह आप देख पा रहे हैं। और तुर्की में आतंकी हमला देर रात सीरिया और इराक इससे दहल उठा है। अंकारा में आतंकी हमले के बाद तुर्की की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। उत्तरी इराक सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे थे। देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा पर आतंकी हमले के बाद तुर्की बौखलाया हुआ है। देर रात तुर्की ने इराक और सीरिया के अंदर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और 32 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। देर रात तुर्की की सर्जिकल स्ट्राइक से इराक और सीरिया में सनसनी फैल गई है। तो तुर्की में आतंकी हमला देर रात सीरिया और इराक को कैसे तुर्की ने दहला दिया, यह आपको हम बता रहे हैं। दरअसल अंकारा में आतंकी हमले के बाद तुर्की की सर्जिकल स्ट्राइक है जो कि सामने आई है। उत्तरी इराक सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। एयर स्ट्राइक में 32 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। सीरिया के कोबानी शहर में ड्रोन से अटैक भी किया गया। कोबानी में कुर्दिस्तान के ठिकानों पर बमबारी की गई। अलेप्पो शहर में भी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जो तुर्की में आतंकी हमला हुआ, इसमें तुर्की में कितना नुकसान हुआ ये भी बताइए, और साथ साथ जो सीरिया में कार्रवाई की गई, इराक में कार्रवाई की गई, इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अंकारा में जिस तरह से तुर्की की एक डिफेंस कंपनी को टारगेट किया गया है, उसे लेकर तुर्की का मानना यह है कि पिछले दिनों तुर्की जिस तरह से अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए उसने अपनी एक अलग साख बनाई है, इसलिए उन्हें लगता है कि जानबूझकर इस तरह का टारगेट किया गया, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। हालांकि तुर्की का खुद का भी अगर आप रोल देखें तो वो अभी तक बहुत डिसाइसिव नहीं रहे। कभी वो नाटो के पक्ष में दिखते हैं, कभी वो ब्रिक्स के साथ भी खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल मिडिल ईस्ट संघर्ष हो, ऐसी स्थिति में कुछ आतंकी समूह के द्वारा या फिर कुछ ऐसे समूह को आगे किया गया जिसके जरिए तुर्की को अटैक किया गया है, और इसीलिए तुर्की ने पलटवार किया है। तुर्की से एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की को एक साइड लेने के रूप में देख रहा है, और इसी वजह से तुर्की ने सीरिया और इराक में उन आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने का दावा किया है जो उनकी नजर में तुर्की के खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि आज की तारीख में माहौल ऐसा है कि जब जिस देश का मन करे किसी भी दूसरे देश में यह कहकर कि यहां से हम पर आतंकी हमला हुआ है, और वो उसे एयर स्ट्राइक की स्थिति में होता है, और उसमें अब तुर्की भी है जो इराक और सीरिया में भी इस तरह की स्ट्राइक कर रहा है। बिल्कुल, तो 26/11 जैसा हमला किया गया तुर्की में, और इसका बदला कैसे लिया ये हमने आपको बताया। तुर्की में 26/11 जैसा तुर्की में आतंकी हमला हुआ है। अंकारा में रक्षा कंपनी TUSAS पर हमला किया गया है। आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 लोग जख्मी हो गए हैं।
ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे आतंकी हमलों से दहल उठा अंकारा में रक्षा कंपनी है TUSS, वहां पर ये टारगेटेड अटैक हुआ है और कहा जा रहा है कि तुर्की में जो हमला हुआ है वो 26/11 के जैसा आतंकी हमला है। ये देखिए गोल घेरे में आप देख सकते हैं कुछ आतंकियों को जो हाथों में गन लिए हुए हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई है। आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग जख्मी हैं। Birisi kadın, değil mi? Kadın mı? Bir tane kadın. Birisi kadın, birisi erkek. Çıktı. A3 çıktılar. A3'e çıktı istiyorum abi. Anlaşıldı. Alev'in karşısı sonuna kalan bulundu zaten. Anlaşıldı. Alev'in karşısı sonuna kalan bulundu zaten. और चलिए अब आपको तुर्की में आतंकी हमले की तस्वीर का एक एक फ्रेम दिखाते हैं कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि धमाके से कैसे रक्षा कंपनी तुसास को दहला दिया गया। यह बड़ी खबर, आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक बनाया, सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को इसके बाद ढेर किया। यह आपके सामने तस्वीर तुर्की की जहां पर रक्षा कंपनी को निशाने पर लिया गया। ये देखिए आतंकवादी हाथों में हथियार लेकर गन के साथ आपको नजर आ रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग की गई है, 4 लोगों की मौत, 14 गंभीर तौर पर घायल है। धमाके से रक्षा कंपनी जिसका नाम तुसास है उसको दहला दिया गया, 4 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद तुर्की ने बदला भी लिया सीरिया और इराक में आतंकी संगठनों पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। और अब आपको तुर्की में आतंकी हमले की तस्वीर की एक एक फ्रेम हम दिखाएंगे। सबसे पहले आतंकी पीली रंग की एक कार से परिसर में दाखिल होते, ये देखिए वीडियो आपके सामने है, और उसके बाद कैंपस के अंदर सामान्य माहौल था। कंपनी के वर्कर्स काम में व्यस्त थे, तभी आतंकी कार से उतरते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, कुछ लोगों को गोली लग जाती है तो वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों आतंकी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों आतंकी फायरिंग करते हुए कंपनी के गेट के पास आते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के दौरान दोनों आतंकियों में एक आतंकी महिला थी बताया जा रहा है और फिर एक आतंकी गेट के पास खड़ा होकर कंपनी के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। ये देखिए आपको वीडियो में क्लियर है, एक हमलावर कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर्स को बंधक बना लिया। और ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, 2 आतंकी आते हैं, एक पीली रंग की गाड़ी से उतरते हैं। उस समय माहौल सामान्य था लेकिन अचानक से उनके हाथों में गन थी और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, फायरिंग करने लगते हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक आतंकी ने कई इंजीनियर्स को बंधक बना लिया था और उसी की ये तस्वीर है। ये वो लोग हैं जो कि तुसास में काम करने वाले इंजीनियर्स हैं और उसे कैसे बंधक बना लिया गया इन सभी लोगों को इन तस्वीरों में जाहिर है। और देखिए बेरूत से एक और खबर, बेरूत के ललाकी में IDF के हमले की तस्वीर आई है। IDF ने इलाके में 4 बम गिराए हैं, भारी तबाही इसके बाद मचाई है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी कैसे मच गई, यह तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए बेरूत के दाहिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। IDF ने किए हैं ताबड़तोड़ 11 हवाई हमले। IDF के हमले में कई इमारतें भी तबाह हो गई हैं। ये देखिए कई इमारतों को नुकसान पहुंचा इस हमले में। IDF की ओर से, इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से ये बड़ा हमला किया गया था। बेरूत में दाहिया का ये इलाका है जहां पर टारगेटेड अटैक किया गया और इस हमले में काफी नुकसान हुआ है, कई इमारतों में आग लग गई। एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया बेरूत में IDF की तरफ से। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही, क्योंकि टॉप लीडरशिप का खात्मा, और अभी क्या आपको नजर आ रहा है जो बेरूत में हमले हो रहे हैं? देखिए इस वक्त जिस लगातार बेरूत में जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे में IDF की दलील ये है कि बेरूत में खास करके उन सभी ठिकाने को जो बचे कुचे हिजबुल्लाह के या तो हथियार के भंडार हैं या किसी भी तरह से, चाहे वो फंडिंग के सोर्स हैं। पिछले दिनों IDF ने ये जताने की कोशिश की कि कुछ बैंक और जो दूसरी और संस्थाएं हैं जहां पर कि हिजबुल्लाह का नगदी रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है या फिर उसके हथियार रखे हुए, उन सबको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या वो तमाम लड़ाकों को जो आज भी अलग अलग ठिकाने से हमला कर रहा है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया या फिर लगातार अब भी हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो IDF को लगता है कि इस वक्त भी बहुत सारे संसाधन हिजबुल्लाह के पास बचे हैं जिसे खत्म करना जरूरी है और जिसके लिए बेरूत के दाहिया और दूसरे इलाके पर लगातार स्ट्राइक हो रही है। जी
शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और ब्रिक्स समिट के बाद भारत पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यह अहम खबर आपको दे दे, ब्रिक्स समिट से जुड़ी हुई। जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी, दोनों देशों के संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये देखिए उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी। आपसी विश्वास और सम्मान बेहद अहम है, पीएम ने कहा। जिनपिंग ने भी कहा है, हमारी बैठक की पर दुनिया की नजरें हैं। तो शांति टेबल पर आया है चीन, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति किस तरह से साथ आए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अगर बात करें तो भारत चीन के संबंध काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गई है बात। और साथ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करें, हमारी बैठक पर दुनिया भर की नजर है। तो शांति टेबल पर क्या बातें हुई हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, हमारे संबंध वैश्विक शांति के लिए बेहद जरूरी है। और इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से इस बात को रखा गया, चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यता हैं। तो दोनों लीडर्स की तरफ से क्या बातें रखी गई आपको हम बता रहे हैं। सीमा पर समझौते का हम स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। तो शी जिनपिंग ने दोनों देशों के लिए बातचीत को ज्यादा अहम बताया। इसके अलावा शांति स्थिरता ही प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। तो चीन के राष्ट्रपति ने आधुनिकीकरण के प्रयासों में दोनों देशों की अहम भूमिका पर बल दिया है। और अगली अहम खबर आपको बता दें, चीन ने भारत के साथ सीमा समझौते की पुष्टि कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, हम प्रासंगिक समाधान पर पहुंचे हैं। तो देखिए कहा गया है चीन की ओर से कि हम प्रासंगिक समाधान पर पहुंचे हैं। इस पूरे बयान की पुष्टि हो गई है समझौते की। चीन ने भारत के साथ सीमा समझौते की पुष्टि कर दी है। तो भारत और चीन के बीच बायलैटरल टॉक्स, जी हां, बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आ रही है। ईस्टर्न लद्दाख यानी जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, यहां पर एलएसी पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही डेपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग को बहाल किया जाएगा, ये बात हुई है। डेमचोक में चीन ने जो नए टेंट लगाए थे उन्हें हटा दिया जाएगा। भारतीय भी चीन के जवाब में बनाए गए तमाम टेंट्स को वहां से हटाएंगे। दोनों देशों की सेना पेट्रोलिंग के रास्ते से पीछे हटेगी, इस बात पर फैसला हुआ है। दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग लगातार जारी रहेगी, जैसा कि इससे पहले होती रही है। ईस्टर्न लद्दाख में स्थिति को सामान्य होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। एलएसी पर भारतीय सैनिक अपनी पोजीशन पर डटे रहेंगे। एलएसी पर अभी कई पेच हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल गलवान, पैंगोंग, कैलाश रेंज, गोगरा, हॉट स्प्रिंग में बफर जोन है। चारों जगह पर डिसएंगेजमेंट के बाद बफर जोन बनाए गए थे। इन इलाकों में दोनों देशों के बीच सहमति बनना अभी बाकी है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच असली चैलेंज क्या है, आपको ये बता रहे हैं। एलएसी पर 3D चैलेंज, इसको आप जरा समझिए। सबसे पहला चैलेंज है फर्स्ट डी, यानी कि डिसएंगेजमेंट। सैनिकों को आमने सामने से हटाना बहुत जरूरी है। सेकंड डी आप समझिए, यानी कि डी एस्केलेशन, हथियारों को सामान्य स्थिति में लाना जरूरी है। और थर्ड डी का मतलब आप देखिए, डी इंडक्शन, यानी कि सैनिकों को पुरानी पोजीशंस में लाना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर पेच है और यह एक बड़ा चैलेंज है। अभी भारत और चीन के बीच बनी सहमति के मुताबिक डेपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट होने पर पहला डी ही पूरा होगा, यानी कि अभी बाकी और जो चुनौतियां हैं, जो बाकी के 2 डी हमने आपको समझाए, ये चुनौतियां अभी बरकरार हैं।